13 जनवरी 2026 को यूजीसी या फिर यूं कहें कि भारत सरकार ने एक ऐसा लॉ बनाया है जिसके बाद लाखों जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को एक डर सताने लगा। और डर यह है कि क्या उनका फ्यूचर खतरे में है, क्या उनके ऊपर कोई भी फॉल्स एलिगेशन लगाकर उनके पूरे कैरियर को बर्बाद कर सकता है, क्या इस वजह से उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत बेकार हो जा सकती है। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार और आज आप हमारे साथ हैं भारत दैट इज इंडिया पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी की बात करता है, मतलब सभी को समान न्याय। लेकिन गवर्नमेंट के ये नए रूल क्या सच में इक्वल जस्टिस को प्रोटेक्शन दे सकता है? आज हम सबसे पहले यूजीसी 2026 के इसी रूल को समझेंगे कि कैसे ये एक तरफा हो सकता है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चुनौती देता है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे भारत के अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की देखरेख करती है, यानी कि उसे एक तरह से कंट्रोल करती है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नया लॉ बनाया, नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। अगर हिंदी में कहें तो उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन के नियम, और ये 2026 में आया है। देखिए, पहली नजर में यह नियम यानी कि लॉ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका उद्देश्य भी अच्छा ही है। ये जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाया गया है। लेकिन यहीं से शुरू होती है इसकी असली समस्या। एक्चुअली ये रूल यानी कि ये लॉ कहता है कि जाति के आधार पर भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेज के अगेंस्ट ही हो सकता है। मतलब जनरल कैटेगरी जिसमें आप या कोई और भी आ सकता है, वो कानून के नजर में जाति के आधार पर या किसी और तरीके से भेदभाव का पीड़ित नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सच में ये समता यानी कि इक्विटी है? इस रूल के अकॉर्डिंग हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अब कुछ चीजें करनी मैंडेटरी होगी, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना, यानी कि यह सेंटर शिकायतों को सुनेगी, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी और अपना सुझाव देगी। इसके अलावा इक्विटी कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी क्या करेगी? उन शिकायतों के ऊपर सुनवाई करेगी, उसके ऊपर अपना वर्डिक्ट देगी, फैसला सुनाएगी और कम से कम 24 घंटे में उसे मीटिंग भी बुलानी होगी। इसके अलावा इक्विटी हेल्पलाइन बनाना पड़ेगा। ये हेल्पलाइन पूरे 24/7 ओपन रहेगी। इस पे कोई भी स्टूडेंट कभी भी कॉल करके अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं। इस इक्विटी स्क्वाड्स भी बनाना पड़ेगा। अब ये क्या करेगी? एक तरह की अपने आप में पुलिसिंग सिस्टम होगी जो पूरे कैंपस में घूमेगी, रोमिंग करेगी और भेदभाव के मामलों को ढूंढेगी। अब बात करते हैं इसके यूजेज की। अब ऐसे समझिए कि अगर कोई जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट या टीचर के अगेंस्ट कंप्लेन किया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, यानी कि एक्शन लिया जाएगा और तो और उसके ऊपर क्रिमिनल केसेज भी चलाया जा सकता है। लेकिन एक समस्या है, और समस्या यह है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट को एक अनुसूचित जाति का छात्र या शिक्षक जाति के आधार पर परेशान करे तो क्या वह शिकायत दर्ज करा सकता है? नहीं, क्योंकि यूजीसी का यह नियम कहता है कि जाति आधारित भेदभाव तभी होता है जब एससी, एसटी या ओबीसी के अगेंस्ट हो, और यही इसकी पहली समस्या है। तो चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं कि सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को इन नियमों से क्या समस्याएं आएंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम वन साइडेड प्रोटेक्शन का है। अब ऐसे समझिए कि अगर एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट, मान लीजिए उसका कुछ भी नाम हो सकता है, मान लीजिए उसका नाम राजीव है, एक अनुसूचित जाति के स्टूडेंट को परेशान करे तो वो स्टूडेंट उसकी शिकायत कर सकता है। लेकिन अगर वो अनुसूचित जाति का स्टूडेंट अगर राजीव को परेशान करे तो जाति के आधार पर क्या शिकायतें हो सकती है? नहीं। तो आप इसे ऐसे समझिए कि क्या यह समता नहीं है? नहीं है, यह अपने आप में भेदभाव है। दूसरी प्रॉब्लम कि झूठी शिकायतों के लेकर इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। अगर 2012 के रूल्स को अगर आप देखेंगे तो अगर उसमें झूठी शिकायतें करी जाती थी तो उसके लिए भी सजा का प्रोविजन था, लेकिन 2026 के इस नए लॉ में इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। मतलब अब सवाल यह है कि क्या गलत शिकायत करने वाले को कोई सजा देना चाहिए या नहीं। इसके लिए कानून ने क्या सोचा? शायद कुछ भी नहीं। एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट गलती से भी अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो उसे सजा हो सकती है,
लेकिन वहीं दूसरी तरफ गलत शिकायत जनरल कैटेगरी ऊपर किया जाए तो कुछ नहीं। यह पूरी तरह से अनबैलेंस्ड है। ये अपने आप में एक अनबैलेंस्ड सिचुएशन क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम नंबर 3, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। देखिए, जनरल लॉ ये कहता है कि जब तक दोष साबित ना हो जाए तब तक उसे इनोसेंट माना जाता है, यानी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन ये रूल कुछ और ही कहता है। अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट के ऊपर शिकायत आई है तो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि वो स्टूडेंट दोषी है। अब उसे खुद को प्रूव करना होगा कि वो गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट है, यानी कि उसे खुद को प्रूव करना होगा कि वो गलत नहीं है। यह अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल शो करता है। प्रॉब्लम नंबर 4, इसके ऊपर कोई भी नो ड्यू प्रोसेस की कंडीशन क्रिएट नहीं होती है। कोई निर्दोष रक्षा नहीं है, यानी कि जब 24 घंटे में ही समिति को बैठक करनी है, 15 दिनों के अंदर ही उसे रिपोर्ट देनी है, तो कहीं न कहीं इसमें बहुत सारी समस्याएं रह जाएंगी। ना तो ठीक तरीके से जांच हो पाएगी और ना ही पूरा सबूत इकट्ठा हो पाएगा, और उस जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की बातों के सुनने का तो शायद मौका मिले भी या नहीं। यह साफ साफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के ऊपर कि भारतीय संविधान इन चीजों को लेकर क्या कहता है। पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 का एक प्रोविजन है। यह कहता है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी भारत का कोई भी कानून किसी को समानता यानी कि इक्वालिटी से वंचित नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल यही पे उठता है कि क्या यूजीसी का ये लॉ जनरल कैटेगरी को समानता से वंचित नहीं कर रहा है? हाँ, क्योंकि जब एससी, एसटी, ओबीसी को सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन वहीं जब जनरल कैटेगरी को इस सुरक्षा से बाहर रखा जा रहा है, तो यह अपने आप में आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन है। देखिए, रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। पहला, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यानी कि समझदारी से किया गया भेद, और दूसरा रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य से संबंधित होना चाहिए। अब अगर सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी को सुरक्षा देते हैं तो जनरल कैटेगरी को क्यों नहीं दिया जा सकता है? क्या ये मान लेना चाहिए कि उन्हें भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है या नहीं करना पड़ेगा, या उन्हें न्याय का हक ही नहीं है? अगर आर्टिकल 15 को देखें तो आर्टिकल 15 अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 15 कहता है, नो स्टेट शैल डिनाई एनी सिटीजन admission to any educational institution on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। यानी सरकार अपने आप में भेदभाव नहीं कर सकती है, सिर्फ एक को नहीं सभी को इक्वल नजर से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहां पर इस लॉ को देखेंगे तो ये अपने आप में एक तरफा दिखेगा। तो क्या ये अपने आप में आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं है? इसके अलावा आर्टिकल 16 का भी एक बात आता है, ये रोजगार में समानता की बात करता है। अब देखिए, प्रोफेसर्स यानी कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनके प्रमोशन में भी यही नियम लागू होंगे। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का प्रोफेसर को एससी, एसटी के स्टूडेंट ने झूठी शिकायत अगर कर दी तो आप यूं मानिए कि प्रोफेसर साहब का कैरियर पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। क्या यह मेरिट बेस्ड है? नहीं। क्या यह जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं। संविधान के सभी आर्टिकल एक ही बात कहता है कि सभी को समान न्याय मिलना चाहिए, सभी को समान सुरक्षा मिलनी चाहिए और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलने चाहिए। तो फिर ये लॉ एक को बाहर क्यों रख रहा है? अब हमें यह भी समझना होगा कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग असली जिंदगी में इसका क्या असर होगा। अब इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि राजीव एक जनरल कैटेगरी का एक मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो शायद गरीब भी हो सकता है, पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहा हो, क्लास में एक अच्छा परफॉर्मर भी हो। अब एक दिन एक अनुसूचित जाति का छात्र उससे ईर्ष्या करने लगता है और इसके कारण से वो छात्र सिर्फ ये कह देता है कि राजीव ने ऐसा कहा कि तुम्हारी जाति अच्छी नहीं है। अब सोचिए क्या होगा। भले ही वो आरोप झूठे हों, लेकिन उसी समय राजीव के ऊपर एफआईआर हो सकती है। अब अगर उस स्टूडेंट की बातें झूठी भी हुई तो क्या उसे सजा होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन प्राइमरीली आप ये समझ सकते हैं कि राजीव का करियर तो तबाह हो जाएगा। अब ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि क्या ये जस्टिस है? इतना ही नहीं, इससे एक और समस्या आएगी। मान लीजिए कि प्रिया एक जनरल कैटेगरी की महिला प्रोफेसर है, उनको अच्छा खासा 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो,
बहुत ही सम्मानित हैं वो। एक दिन इस नियम में आने वाले कंडीशन के हिसाब से कोई स्टूडेंट कम मार्क्स आने के लिए उनके ऊपर एलिगेशन लगा देता है कि ये भेदभाव कर रही हैं और भेदभाव के आधार पर इन्होंने मुझे कम मार्क्स दिया है। अब भले ही असल जिंदगी में छात्र ने यानी कि उस स्टूडेंट ने अच्छे से तैयारी ना करी हो, किसी अन्य कारणों से भी उसे कम नंबर मिले हो, लेकिन अब उस शिक्षक को यह साबित करना होगा कि उसने भेदभाव नहीं किया है। और अगर जांच के समय की बात करें तो जांच के दौरान भी उस टीचर की साख अपने आप में खराब हो जाएगी, उनकी रेपुटेशन खतरे में रहेगी। आप ये सोचकर देखिए कि उनकी मेंटल कंडीशन उस ड्यूरेशन में कैसी रहेगी। अब सवाल ये भी है कि क्या यह माना जाएगा कि वो प्रोफेसर निर्दोष हैं या फिर वह अब हमेशा के लिए सस्पिशन की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी उनके लिए। चलिए बात करते हैं टीचर्स यानी कि शिक्षकों और उनकी नियुक्तियों के बारे में। इसकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे प्रमोशन का। अब मान लीजिए कि एक जनरल कैटेगरी के प्रोफेसर को 20 साल के अनुभव हो चुका है, अब उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहिए, लेकिन ये नियम अब लागू है। और नियम क्या है? नियम ये है कि समिति उसके ऊपर विचार करेगी। अब समिति क्या सोचेगी? समिति यह सोच सकती है कि यह प्रोफेसर कभी भेदभाव किया होगा या नहीं, क्या कोई SC ST OBC का छात्र इसके खिलाफ शिकायत किया होगा या नहीं, कर भी सकता है। अब प्रोफेसर साहब को हमेशा यह डर रहेगा कि क्या मैं कम मार्क्स दूं, क्या मैं सख्त हूं। आप इसे ऐसे समझिए कि क्या इससे शिक्षकों की आजादी खत्म नहीं हो जाएगी? क्या उन्हें मेहनत की जगह पर डर का सिचुएशन नहीं रहेगा उनके मन में? दूसरी समस्या होती है बायस्ड रिक्रूटमेंट। आप इसे ऐसे समझिए कि नए टीचर्स यानी कि नए लेक्चर्स की जब भर्ती होनी होगी, उस समय इक्विटी कमेटी के एक मैंडेटरी मेंबर SC ST या OBC के होंगे। वो शायद किसी को प्रेफर करें या किसी को कम योग्य भी मान सकते हैं। अब अगर जनरल कैटेगरी के एक मेरिटियस भी अगर कोई पर्सन है तो उन्हें भी संदेह की नजर से देखा जा सकता है। और इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए कि फॉल्स एक्यूजेशन अगर किसी फैकल्टी के अगेंस्ट लगाया गया हो, तब क्या होगा? मान लीजिए कि एक SC कैटेगरी का स्टूडेंट किसी जनरल कैटेगरी के प्रोफेसर के अगेंस्ट कोई शिकायत कर देता है कि प्रोफेसर साहब ने जाति के आधार पर कम मार्क्स दिए हैं। अब क्या हो सकता है? सारे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनके ऊपर जांच बैठेगी, पूरी यूनिवर्सिटी में खबर फैल जाएगी कि फलाने प्रोफेसर साहब जाति आधारित मार्क्स कम दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब पूरी तरह से बदनाम हो जाएंगे। अब सवाल यह है, क्या शिकायतें झूठी साबित हुई तो क्या अब प्रोफेसर साहब को जो नुकसान हुआ है उसका क्या? लेकिन क्या शिकायत करने वाले स्टूडेंट को या किन्हीं को सजा होगी? नहीं। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण कंडीशन क्रिएट करती है। अब इसके ऊपर एक तर्क यह भी हो सकता है कि जनरल कैटेगरी को सदियों तक सत्ता मिली हुई थी और अब जब इन्हें बराबरी दी जा रही है तो जनरल कैटेगरी को डर क्यों लग रहा है? अगर सच पूछा जाए तो यह कहना गलत भी नहीं है। हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन एक सच्चाई है, अफर्मेटिव एक्शन भी जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रूल करंट SC ST या OBC को प्रोटेक्शन देते हैं या फिर ये फ्यूचर के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को और लोगों को पनिश करने के लिए बनाया गया है। यह भी कहा जाता है कि कैंपसों में SC ST को छुआछूत या अन्य तरीके से परेशान किया जाता है। हाँ, सच भी हो सकता है, ये समस्याएं बहुत हद तक मौजूद भी हैं, लेकिन सवाल, क्या एक तरफा नियम समस्या का हल है या यह रूल और नए समस्याओं को पैदा कर सकता है? यह भी कहा जा सकता है कि इससे जनरल कैटेगरी को डर क्यों लग रहा है? अगर वो निर्दोष है तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन समस्या यह है कि जांच करने में समय लगता है, मानसिक तनाव होंगे, रेपुटेशन खराब हो जाएंगे। भले ही वो व्यक्ति बाद में इनोसेंट साबित हो जाता है, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि शायद उनका बहुत कुछ खराब हो चुका होगा। तो हाँ, इसके समर्थन में भी तर्क हैं, लेकिन क्या ये तर्क कॉन्स्टिट्यूशन को जस्टिफाई करते हैं? शायद नहीं। ये नियम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक सिद्धांत हैं उसका उल्लंघन करता है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सभी को समान सुरक्षा यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन, लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग SC ST और OBC को सुरक्षा तो दी जा रही है, लेकिन जनरल कैटेगरी के साथ सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या जनरल कैटेगरी को इस वजह से
भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, या आप यूं कह लें कि हर जनरल कैटेगरी को भेदभाव का सामना करना ही नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा के अनुसार रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए कुछ चीजें मैंडेटरी, जैसे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए और वो चीजें ऑब्जेक्ट से संबंधित होना चाहिए। अगर सिर्फ एक कैटेगरी को अगर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है तो क्या वो भेदभाव खत्म करेगा? नहीं, यह अपने आप में आर्बिट्ररी और इरेशनल है। दूसरा, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फेयर प्रोसीजर है। लेकिन यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि 24 घंटे में इक्विटी कमेटी की बैठक करनी होगी और 15 दिनों में फैसला भी दे देना होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इतने कम समय में न्याय हो कैसे सकता है? क्या पूरी प्रक्रिया सही तरीके से यानी कि पारदर्शी तरीके से फॉलो की जा सकती है? साथ ही जब कंप्लेंट फाइल होता है तब से ही एक्यूज्ड को प्राइमरीली गिल्टी मान लिया जाता है, जब तक कि वह अपने आप को इनोसेंट प्रूव न कर दे। और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यह अपने आप में लॉ के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती केस में माना गया है कि ड्यू प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस नए रूल में क्या ऐसा किया जा रहा है? नहीं, ये ठीक इसके अगेंस्ट एक्ट कर रहा है। 2012 के जो रूल्स थे उसमें फॉल्स कंप्लेंट्स के लिए सजा का भी प्रावधान था, लेकिन 2026 के इस रूल में इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो क्या यह मान लिया गया है कि SC, ST और OBC के झूठे एक्यूजेशन नहीं होंगे? यह अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है। ये सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेश गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के केस में भी कहा था मैलिशियस और फॉल्स एक्यूजेशंस को गंभीरता से लेना चाहिए, यानी कि मल्टीपल फॉल्स एक्यूजेशंस और मैलिशियस कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं, ये कोर्ट ने भी माना है। लेकिन ये लॉ तो उन्हें भी प्रोत्साहित ही कर रही है कि नहीं आप ऐसा करिए। प्रोसीजरल एसिमेट्री यानी कि कंप्लेन होने पर 24 घंटे में एक्शन होना, 15 दिनों में रिपोर्ट देना और 7 दिन के अंदर डिसीजन दे देना। लेकिन क्या एक्यूज्ड को अपनी बात कहने का समय मिला? क्या सभी सबूत इस पूरे ड्यूरेशन में गारंटी है कि कलेक्ट हो जाएंगे? क्या प्रॉपर हियरिंग हो सकती है इस ड्यूरेशन में? नहीं। स्पीड के लिए कभी भी जस्टिस की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। यह अपने आप में कंगारू कोर्ट के जैसा है जो पूरी कानून और शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर सकती है। यह अपने आप में इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस रूल में सिर्फ और सिर्फ डर ही दिखता है, इसमें कोई फेयरनेस नहीं दिख रही है। 2015 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा था भारतीय संविधान सभी को समान मानता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या किसी भी पृष्ठभूमि से हो। क्या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट प्रतिभाशाली अगर हुए तो क्या उसका कैरियर पहले से ही संदेह के घेरे में शुरू नहीं होगा? एक टीचर अगर निष्पक्ष है तो क्या उसके डर के कारण क्या एजुकेशन की क्वालिटी खराब नहीं होगी? मैं ये नहीं कहता कि SC, ST, OBC को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन क्या सुरक्षा का मतलब एक दूसरे को पनिश करना है? क्या समता का मतलब सिर्फ रिजर्व्ड ग्रुप्स के लिए ही न्याय है? नहीं, समता का सच्चा मतलब है सभी के लिए समान अवसर, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को समान रूप से प्रोटेक्शन। मेरा विश्वास किसी दूसरी परिभाषा में है। अंत में मैं तो यही कहूंगा कि हमें एक ऐसे लॉ बनाने चाहिए जो SC, ST और OBC के असली दर्द को समझे, उसे इक्वलिटी प्रोवाइड करवाए, लेकिन साथ ही साथ जनरल कैटेगरी को भी न्याय दे, जस्टिसेबल होना चाहिए। फॉल्स एक्यूजेशंस को गंभीरता से लेने की जरूरत है, लेकिन सच्चे अपराधियों को भी पकड़ने की जरूरत है। सभी को डिग्निटी देने चाहिए और किसी को भी सस्पेक्ट ना बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तभी माना जा सकता है कि ट्रू इक्विटी है, यही सच्ची समानता होगी, यही सच्ची समता होगी और यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रू इमोशंस होंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार भी जरूर हमें बताइए। क्या आप मानते हैं कि ये रूल कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए? धन्यवाद। जय हिंद।